यूपीएससी TRE2 के लिए ये 10वां टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले हम लोगों ने 9 टेस्ट सीरीज देखा है और 9 टेस्ट सीरीज का वीडियो इसके पहले हमने अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 10वें टेस्ट सीरीज को। और इसमें 7 प्रश्न जो होंगे हमेशा की भांति मैथमेटिक्स के हैं और बाकी के जो प्रश्न हैं वो GK GS के हैं। तो आइए, इसमें मैथ के प्रश्नों को हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी इसमें कुछ हम उसको बताने का या सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए एक अधिवर्ष में, यानी कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। ये पहला प्रश्न है। तो देखिए, हम इसमें देखते हैं कि इसमें अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि लीप ईयर में 366 दिन हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हम जानते हैं कि 52 रविवार होते हैं, यानी कि इसमें बोल रहा है कि 53 रविवार होने की क्या संभावना है। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो अब देखिए, इसमें हम 7 से भाग करते हैं 366 में, तो हमारा जो है कि 52 जो है कि पूरे मतलब सप्ताह होंगे, यानी कि 366 में टोटल 52 सप्ताह होंगे, यानी कि और बचेगा इसमें 52 सप्ताह, यानी कि इसके बाद से इसमें 2 दिन और शेष बच जाएगा। टोटल होंगे 52 सप्ताह, यानी कि 364 दिन में 2 दिन जो है बचेगा हमारा, एक्स्ट्रा बचेगा। अब इन 2 दिनों में से ही कोई एक दिन रविवार होगा। तो हम जानते हैं कि चूँकि 2 दिन है और इसमें से रविवार की प्रायिकता को निकालनी है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इसमें से 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, क्योंकि जब 52 सप्ताह होंगे, 52 में 7 से मल्टीप्लाई करने पर 364 आता है। 364 और प्लस ये 2, तब जाके 366 होता है। ठीक है। अब इसमें जो 2 दिन हैं, तो वही 7 दिन में 2 दिन बच रहा है, तो उसमें से कोई एक दिन रविवार होगा। तो इस तरीके से इसकी प्रायिकता हो जाएगी। टोटल सप्ताह में 7 दिन होते हैं और रविवार होने की प्रायिकता क्या है, तो इन 2 दिनों में से ही कोई एक रविवार होगा। इस तरीके से इसमें 2/7 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 53 रविवार होने की प्रायिकता जो होती है वो 2/7 होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के हैं और 70% लड़कियां हैं उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना। इसमें यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए, इसमें 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, यानी कि अगर मानते हैं कि टोटल जो है कि 100 हैं, तो 100 में 45 लड़कियां हैं, सॉरी लड़के हैं, और बाकी कितने बचेंगे तब, यानी कि 55 जो बचेंगे वो लड़के बचेंगे। ये गर्ल है, यानी कि सॉरी ये बॉय हैं, यानी कि तो 100 मान लेते हैं टोटल छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। इसमें से 45 जो है कि वो लड़के हैं, 45%, यानी कि 100 में 45, और 55% जो होंगे वो लड़कियाँ होंगी। अब इसमें से यदि 60% लड़के और 70% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई, अब इसमें से भी 60%, तो हम क्या करेंगे कि चूँकि अब हमको पता चल गया कि टोटल 45 जो है कि बच्चे लड़के हैं और 55 लड़कियां हैं। 45 में से 60% लड़के पास किए हैं, यानी कि 45 का जब हम 60% निकालते हैं, यानी कि तो ये आता है इसमें से 45 में से हम जब 60 निकालेंगे, 60 जो है कि पास कर गए। अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो इसमें से 40% जो है कि वो 40% इसमें से अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 45 का जो 40% निकलता है तो वो हो जाता है 18। इसमें से देखिए, इसमें 55 जो है कि जो लड़कियां हैं, इसमें से 30% लड़कियां जो 70% लड़कियां उत्तीर्ण कर गई हैं, यानी कि पास कर गई हैं। तो फेल होने वाले की संख्या कितनी है, तो 30% है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 55 का 30% जब निकालते हैं तो ये संख्या आ जाता है 6 यानी कि 16.5 आता है। तो इस तरीके से अनुत्तीर्ण छात्रों का कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 18 और 16.5। तो 18 और 16 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 34.5, यानी कि टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या हो गई 34.5। अब इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, तो चूँकि हमारा टोटल संख्या छात्रों की संख्या हम 100 मान के चलते हैं, इस तरीके से इसका परसेंटेज भी यही हो जाएगा, यानी कि 34.5% इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से इसमें डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच में 2, 3 और 4 के अनुपात में बांट दी जाती हैं। तो बताना है कि यदि विभा को देखिए यहाँ से 14,416 रुपया मिलते हैं, तो कुल राशि कितनी है।
देखिए ये एक बहुत आसान सा प्रश्न है, यानी कि तीनों के बीच में बांटी जाती हैं, इसमें 2, 3 और 4 के बीच में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विभा को मिलते हैं 14,416। विभा का देखिए नंबर कितने पे हैं, देखिए पहले सुनीता हैं, फिर अमित और विभा, यानी कि विभा तीसरे नंबर पे हैं। तो ये 2 हिस्सा मिलता है सुनीता को, 3 हिस्सा अमित को और 4 हिस्सा मिलता है विभा को। इसका मतलब है कि जब अनुपात में दिया है तो हम मान सकते हैं कि यानी कि 4x का जो मान है वो 14,416 के बराबर है। अब इसमें से हम जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3604 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 3604, यानी कि x का जो मान हो रहा है वो 3604 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट का जो मान हो रहा है वो 3604 हो रहा है। इस तरीके से अब सभी का जो है कि देखिए कुल राशि निकालना है, तो देखिए याद रखिएगा 3604 यहाँ से हुआ। अब आइए देखते हैं, अब टोटल कह रहा है कि कुल राशि कितनी है, तो सबका हिस्सा जोड़ दीजिए इसमें, यानी कि एक को मिला है 2 हिस्सा, एक को मिला है 3 और एक को मिला है 4, तो टोटल कितने हो गए 2, 3, 5 और 4 ये हो गया 9, यानी कि 9x का जो मान होगा वो हो जाएगा 14,416 के बराबर। तो 9 में चूँकि अब ऐसे नहीं, चूँकि अभी हमको पता चल चुका है कि x का मान जो है वो 3604 है, यानी कि एक हिस्सा जो है विभा वाला हिस्सा जो 3604 के बराबर x का मान 1 यूनिट, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 2, 3, 5, 4, 9, यानी कि अब इसमें 9x जो है कि टोटल जोड़ हो रहा है, तो इसमें 9 से हम 3604 में गुणा करा देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 32,436 इसका आंसर होगा। इस तरीके से इसका सही आंसर है 32,436। देखिए अब यहाँ से अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 66,550 रुपये और 4 वर्ष में 73,205 रुपये हो जाती हैं, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत कितना है, यानी कि वार्षिक ब्याज का दर बताना है। देखिए ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, देखिए जो दर की राशि निकलती है, देखिए तो पहले देखते हैं कि देखिए इसमें 3 वर्ष में कितना है 66,000 है, 4 वर्ष में 73,000 हो जाता है, तो हम पहले 3 और 4 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज उसका है उसको घटा देते हैं, यानी कि यहाँ से हम देखेंगे कि 73,205 में से हम घटा देंगे कितना 66,550 को घटा लेंगे और बट्टा में क्या कर देंगे कि 66,550 से ही भाग देंगे और यहाँ पे गुणा में रख देंगे 100। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि इसका जो अंतर आता है, यानी कि दोनों का जो अंतर आ रहा है तो वो आएगा कितना, तो देखिए अंतर आएगा इसमें से, यानी कि जब हम 73,205 और 66,550 का अंतर करते हैं और बटा भाग मैंने जो भाग करेंगे वो, यानी कि जो पहले वर्ष का जो होता है, यानी कि 3 वर्ष वाले जो ब्याज है उससे भाग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाता है, देखिए इसमें ये घटेगा तो हो जाएगा 6655 और यहाँ पे हो जाएगा 66,550 और यहाँ पे 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है कि देखिए 10 बार में ये कट जाएगा और 10 से 100 जो है कि वो 10 बार में कटेगा, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 10%, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 10% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से अगला प्रश्न है कि अब ये देखिए 5वां प्रश्न है कि एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है और ए अकेले 48 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11.1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये सवाल देखिए थोड़ा सा लंबा होगा और यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्यूशन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो देखिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है यानी कि 5वां का डी होगा, यानी कि 27 दिन इसका आंसर होगा। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 सेंटीमीटर भुजा के लकड़ी का एक घन है, तो यदि इसमें अधिकतम आयतन का बेलन काटा जाए, यहाँ से पहले प्रश्न को देख लीजिए, अधिकतम आयतन का बेलन काटा जाए तो शेष बची हुई लकड़ी का आयतन क्या होगा। देखिए इसमें देखते हैं कि देखिए यहाँ से चौथे सवाल का जरा आप सोल्यूशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है दर का जो मान है यानी कि A4 यानी कि 4 वर्ष का जो ब्याज है और उसमें से माइनस किया है 3 वर्ष यानी कि A3 और ये भाग देना है A3 से यानी कि तीसरे वर्ष के ब्याज से और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे 73,205 में से 66,505 का माइनस करेंगे और इससे भाग करेंगे तो 6655 में इससे भाग करेंगे तो ये देखिए ये जो डिवाइड होगा ये 10 बार में होगा और यहाँ से 10 से ये 10 कटा देंगे तो इस तरीके से 10% हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 5वां जो प्रश्न था थोड़ा सा लंबा है तो उसमें इसका राइट आंसर 27 दिन हो रहा था। देखिए छठा प्रश्न को देख लीजिए। छठा प्रश्न है कि देखिए इसमें
आपके सामने था कि 2 सेंटीमीटर का एक लकड़ी है, एक लकड़ी का घन है। तो देखिए घन जो होता है वो मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर का ऐसे घनाकार एक लकड़ी है। जब इसमें से हम बेलन काटेंगे यानी कि बेलन बिल्कुल गोल होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसके बीच का हिस्सा है, तो इसमें से जो बेलन की ये त्रिज्या होगी यानी कि ये जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। तो ये क्या होगा कि बेलन जो कटेगा यानी कि गोल, ये इसका व्यास हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो 1 सेंटीमीटर होगी। और देखिए इसका जो चूँकि जो बेलन कटेगा वो इसी के बराबर है, यानी कि इसी लकड़ी में से काटना है। तो बेलन की ऊंचाई चूँकि ये भी 2 का है, ये भी 2 का है और ये भी 2 का है, तो बेलन की ऊंचाई वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि इस तरीके से जो बेलन बनेगा तो देखिए इस आकार का बनेगा, यानी कि ऐसे जो बेलन हो रहा है। तो इसमें देखिए इसकी ये टोटल 2 का था, इसमें 1 हो जाएगा इसकी त्रिज्या जो है, और इसकी ऊंचाई 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे समझाया हुआ है कि यहाँ देखिए कि बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होगी और त्रिज्या जो होगी उसकी 1 सेंटीमीटर होगी। तो पहले घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन हम जानते हैं कि भुजा क्यूब होता है, यानी कि घन की भुजा कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर है। यानी कि इस तरीके से ये भुजा क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो गया 8। इस तरीके से लकड़ी का जो घन है उसका आयतन हो गया 8 सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर। अब देखिए फिर बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ से देखिए पाई का मान 22/7 है, r यानी कि त्रिज्या कितनी होती है, तो 1 यानी कि स्क्वायर है तो 1 में गुणा कर देंगे, यानी कि 1 × 1, और ये हाइट का मान है 2। यहाँ से देख सकते हैं कि 22 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 22 में 1 और 1 से गुणा करने पर वहीं आएगा। फिर 22 × 44/7, यानी कि ये 44/7 जो है कि बेलन का आयतन हो गया। अब लकड़ी का जो घन था उसमें से बेलन का जो आयतन निकल रहा है, ये इस तरह से हम इससे बेलन जो बना रहे हैं, तो बेलन का जो आयतन है वो 44/7 हो जा रहा है। तो लकड़ी का शेष आयतन कितना हो जाएगा, तो देखिए 8, यानी कि 8 में से 44/7, 8 क्या था, तो लकड़ी के घन का आयतन है, और 44/7 ये बेलन का आयतन है। दोनों को घटा देंगे, यानी कि यहाँ से देखिए बट्टा का घटाव हो जा रहा है। एलसीएम इसका 7 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। 1 से भाग करेंगे 7 में, और 7 में 8 से करेंगे 56, और माइनस ये 7 से 7 कटेगा एक बार में, और यहाँ से 1 में जो आएगा उसमें गुणा कर देंगे 44 में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 56 - 44/7 यानी कि 12/7 घन सेंटीमीटर लकड़ी का शेष आयतन बचेगा। तो इस तरीके से हमारा आयतन जो है इसका आंसर हो जाएगा 12/7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मीटर की देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका समय मिनटों में माने कार्यालय पहुंचने का उसका समय जो है कि माने सामान्य समय क्या है, मिनट में बताना है। तो देखिए ऐसे इसका भी सलूशन देखते हैं। अब देखिए ये व्यक्ति की गति है, यानी कि व्यक्ति की मान लेते हैं कि वर्तमान गति उसकी, चूँकि वो अपनी मूल गति का कितना चला है, तो 3/5 की गति से चलते हुए वो 20 मीटर देरी से पहुंचा है। तो इसमें मान लेते हैं कि ये वर्तमान जो है 3 है उसकी गति मान लीजिए, और मूल यानी कि जो उसकी मौलिक जो गति थी यानी कि वो 5 थी, यानी कि 5 के स्पीड से या 5 के हिसाब से चलता था। देखिए समय उसका कितना है, तो देखिए अब समय जो होगा यहाँ पे उलट जाएगा, यानी कि क्योंकि यहाँ पे देखिए समय जो होता है वो गति के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि समय और गति में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा, क्योंकि जब गति बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, और जब समय बढ़ेगा यानी कि गति कम होगी। यानी कि जब गति बढ़ने से समय कम लगता है, और गति जब घटाएंगे तो समय हमारा कहीं पहुंचने का ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये ट्रिक से सॉल्यूशन इसका किया गया है। तो ये 5 और ये देखिए अब यहाँ से उल्टा हो जाएगा, यानी कि जब ये मूल जो गति थी और वर्तमान गति थी इसका उल्टा, यानी कि अब ये समय 5 हो जाएगा, यहाँ से 3, ये उसका समय का अनुपात हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कितने का अंतर है 5 और 3 में, तो 5 3 में 2 का अंतर है। यानी कि यही जो 2 यूनिट का मान लेते हैं कि 2 इकाई का जो अंतर आ रहा है, तो वही 20 के बराबर है। यानी कि जब 2 यूनिट का जब अंतर करता है अपनी गति में, मान लेते हैं कि बढ़ाता है तो या घटाता है, तो 20 मिनट चूँकि वो उसका समय लगता है। यानी कि 2 यूनिट के अंतर से 20 मिनट देरी होता है। तो इसमें चूँकि उसकी वर्तमान गति कितनी है, तो 3 यानी कि, तो इस तरीके से ये 3 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो देखिए यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2 से 20 कटेगा, ये 10 बार में 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। इसीलिए 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 3 में 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 30 मिनट। अब आइए देखते हैं यहाँ से अब अगला जो प्रश्न है वो जीके जीएस के हैं।
8वां इसका प्रश्न है कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है यानी कि बेथ मीड को सम्मानित किया गया है। और इनके नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीशपुर, यानी कि जगदीशपुर के जो रियासत हैं उन्होंने जो है कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और जानते हैं कि जगदीशपुर के जो राजा थे यानी कि बाबू कुंवर सिंह थे, और बाबू कुंवर सिंह जो है वो परमार जाति के राजपूत थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप ये भी जानते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था बिहार में वो जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने ही किया था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं। बिहार के किस जिला को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब है कि सारण, यानी कि सारण जिला को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। और अब 1942 का जो आंदोलन हुआ था यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तो उसकी लहर चूँकि पूरे भारतवर्ष में थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है। सामा चकेवा बिहार का ये क्या है, लोक नृत्य है, चित्रकला है या फिर लोकगीत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये लोक नाट्य हैं। बिहार का सामा चकेवा जो है कि वो एक लोक नाट्य हैं और ये प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में मनाया जाता है, यानी कि पूर्णमासी को मनाया जाता है। और इस लोक नृत्य में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके द्वारा इसमें अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें सही जवाब इसका है कि नागपुर में इसका आयोजन हुआ था। और इस तरीके से इसका सही आंसर है ए। 31 जनवरी यहाँ पे देखिएगा से 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 5वें खेलो इंडिया यूथ यानी कि गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है ये बताना है। तो इसका सही जवाब इसमें है कि ये इसका आयोजन जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे जो है कि यानी किस एल्बम को किसे जो है कि एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें BR जो है यानी कि इनको ये अवार्ड दिया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की दवाओं का प्रयोग होता है जब अपच हो जाता है। तो इसमें देखिए इसमें एंटासिड दिया जाता है यानी कि एंटी एसिड दिया जाता है, यानी कि इसमें जब अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से शरीर में अपच हो जाता है, तो उसके लिए जो है कि एंटी एसिड यानी कि एंटासिड दिया जाता है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभावों को समाप्त कर देते हैं और इस वजह से पेट की अम्लता जो होती है वो दूर हो जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न इसका है यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक कैसा होगा। यानी कि इसमें बताना है कि नमक का pH मान 14 है तो वो नमक कैसा होगा। तो इसका सही जवाब है कि वो कमज़ोर एसिड होगा और सशक्त बेस बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है अम्ल होता है, और 7 से जब ज़्यादा होता है तो वो बेस यानी कि बेस को हम लोग क्षार भी कहते हैं, तो वो क्षार होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो इसका pH मान 14 है तो उसमें एसिड यानी कि अम्ल की मात्रा कम होगी और वो ज़्यादा जो है वो क्षारीय होगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक के रूप में कार्य करता है। देखिए इसमें, और इसका सही जवाब है कि इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो इसका राइट आंसर होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है। और अगला प्रश्न है कि शरीर के किस भाग में यानी कि पीत रस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है। इसमें देख लीजिए, तो इसमें पीत रस का उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब है कि यकृत में होता है। और हम जानते हैं कि यकृत जो है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, ये बताना है कि इसमें ऑप्शन देख लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। यानी कि जब गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है यानी कि दो पिंडों के बीच में लगता है,
जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका m2 है, तो इन दोनों के बीच में एक जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो इनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ से देखिए ये सभी जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये सभी प्रश्न देखिए, ये जो भी साइंस के प्रश्न हैं या जो कुछ भी हैं, तो ये सब क्लास 9th और 10th के हैं। तो देखिए 9th और 10th के लिए आप जो है कि NCERT के 9th और 10th का बुक पढ़ सकते हैं, और या फिर आपके पास अगर 10th क्लास की अगर साइंस या सोशल साइंस का जो गेस्ट पेपर है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा है। देखिए अभी जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक आई हुई है, तो उसमें क्या दिया है, सिर्फ सभी जो है कि 9th और 10th क्लास का साइंस या सोशल साइंस का सब कुछ उसमें वो उसका ऑब्जेक्टिव बनाया है। उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की संख्या उसमें नहीं है। तो अभी देखिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का, यानी कि जिसका बुक अभी आप देख रहे हैं, तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का अभी इसी सप्ताह के अंदर उसका बुक आने वाला है। तो हमने पब्लिकेशन को फ़ोन किया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर ही ये बुक आ जाएगी। तो इस बुक का जो कलेक्शन है तो वो काफ़ी अच्छा है। जबकि किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बुक सबसे अच्छा रहेगा। यानी कि अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, और आप ऐसे NCERT के आप क्लास 9th और 10th की तैयारी आप कर सकते हैं। अगर 10th क्लास का गेस्ट पेपर है तो आप उससे भी देखते रहिए, क्योंकि इन सब किताबों में वही सब क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने किरण पब्लिकेशन का बुक देखा है, उसमें सब जो है कि वही चीज़ दिया है जो आप 9th 10th के किताबों में, या उसका गेस्ट पेपर मिल जाए तो, या उसका बुक पढ़ सकते हैं, उसके लिए सबसे बेटर है। आप चाहें तो उसके बुक दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न इसका है कि कॉपर पायराइट्स का सूत्र क्या है। देखिए ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, और आप ये 10th क्लास के बुक में देख सकते हैं, या 10th क्लास के आप गेस्ट पेपर से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। सभी प्रश्न उसी के हैं। तो वो आपके जो 80 नंबर का जो सब्जेक्ट वाइज जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी सब कुछ वहीं उसमें दिया हुआ है। देखिए इसमें कॉपर पायराइट्स का सूत्र बताना है, तो इसका सही आंसर इसमें है, ये देखिए कॉपर पायराइट्स का सूत्र होता है, यानी कि CuFeS2। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। ये कथन जो है कि सही नहीं है, यानी कि ये गलत हैं। बाकी के सभी जो हैं कि ये सही दिए हुए हैं। और अगला प्रश्न है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो इसका सही जवाब देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसमें सही जवाब हो जाएगा कि गुजरात के दादा अब्दुल्ला यानी कि थे, उन पर जो है कि उनके मुकदमे के लिए 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए हुए थे। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे वो डरबन, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, यानी कि पानी के जहाज़ से पहुँचे थे। और आप जानते हैं कि गांधी जी वहाँ पे काफ़ी दिनों तक समय व्यतीत किए थे। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार 1906 में जो है कि सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। 1906 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, और 1915 में फिर वो भारत वापस आए थे। और इसलिए 9 जनवरी को वो भारत आए थे 1915 में। इसलिए हम प्रति वर्ष जो है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। यानी कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, इसका सही जवाब है आयनमंडल। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज जल से संबंधित नहीं था। स्वराज जल से इसमें संबंधित कौन नहीं था, तो सही जवाब है इसमें से सी राजागोपालचारी जो थे वो स्वराज जल से संबंधित नहीं थे। और क्योंकि 1923 में CR दास यानी कि सी राजागोपालचारी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज जल की स्थापना किया था। तो इसमें देख सकते हैं कि ये मोतीलाल भी से नहीं थे, क्योंकि ये तो स्वराज जल की स्थापना किए थे। इसके बाद से इसमें सही जवाब होगा कि ये राजगोपालचारी जो हैं कि वो स्वराज जल से संबंधित नहीं थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये काफ़ी इतिहास का चर्चित प्रश्न है कि देवानाम प्रियदर्शी के नाम से सम्राट अशोक को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो इसका ऑप्शन है कि निर्वाचन मंडल, यानी कि जिसमें दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि दोनों सदनों के सदस्य उसमें शामिल रहते हैं। और इस तरीके से इसमें सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी है। और उसकी सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो 1946 में हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अरावली पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से इनमें से कौन सी नदी निकलती हैं,
तो देखिए इसमें सबसे सही इसका जवाब है कि साबरमती नदी जो है वो अरावली पहाड़ियों से निकलती हैं और इसका जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में जो अरावली की जो पर्वतमालाएँ हैं, यानी कि अरावली पर्वतमाला से ये नदी निकलती हैं। और नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? ये किताब का नाम है। तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी कई बार ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? इसमें से देखना है कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है प्राचीन भारत का, और इसका सही जवाब है इसमें विकल्प में जो है, यानी कि जो मौर्य वंश हैं वो प्राचीन भारत का सबसे पुराना वंश है इस विकल्प के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी यानी कि ने किसको अपना साम्राज्य प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य किसे प्रदान कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं उसको मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य सौंप दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, और इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में बहती है? गोदावरी नदी ये बताना है कि किन प्रदेशों से बहती हैं। तो ये नदी जो है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर के बहती हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधि का शासन केवल कहाँ संभव है? विधि का शासन केवल कहाँ पे संभव है, किस देशों में? तो ये इसका सही आंसर है कि यानी कि विधि का जो शासन है वो लोकतांत्रिक देशों में ही संभव है, क्योंकि विधि का शासन जो होता है वो लोकतंत्र की ही एक विशेषता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है कि इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। इसका ये सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था, यानी कि किस क्रांति में ये नारे लगाए गए थे? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन देख लीजिए, और इसका सही जवाब है कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था। देखिए अब ये फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र आया है, ये क्लास 9th में आपको खूब बढ़िया से पढ़ना है। तो इसमें जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं, या जो आपका अगर 9th 10th के लिए हैं या 6 to 8 के लिए, तो आप अपने सिलेबस को ही पढ़ें, विशेष करके 6 to 8 वाले अगर 6, 8 या 9 तक की जानकारी रखनी ज़रूरी है। उसी तरह से 9th 10th के लिए आप जितने जो प्रश्न देख रहे हैं इस सबका जिक्र जो है कि आप अगर 8, 9 या 6 से लेकर के और अगर आप 10 तक के आप हिस्ट्री को या जो भी सब्जेक्ट से आप संबंधित हैं तो आप उसको पढ़िएगा तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ये सभी जो प्रश्न हैं ये सब उसी क्लास के हैं, यानी कि देखिए फ्रांस की क्रांति से संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? नेक्स्ट इसका प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि मूल कर्तव्यों में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटेन अधिकारी यानी कि जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो इसमें देखिए जॉन सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी, यानी कि किसका बदला लेने के हिसाब मकसद से किया गया था? इसका सही जवाब है कि यानी कि लाला लाजपत राय का जो निधन हुआ था, यानी कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो लाला लाजपत राय जो थे उसमें जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो उसमें वो भी थे, और इसमें पुलिस अधिकारी जो जॉन सैंडर्स था उसकी लाठी की चोट से उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि जो जीव अधिक दूर के संबंधी हैं तो उनके डीएनए में अधिक, ये देखिए अधिक जो है कि इसमें देखिए कुछ कट गया है, मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ उसमें। तो इसमें दिया हुआ है कि जो जीव अधिक दूरी के हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसमें देख लीजिए इसका सही जवाब है कि इस विचार को क्या कहते हैं कि, तो इसमें कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए, और इसका सही जवाब है कि आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि मानव जाति यानी कि जो होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष किस में देखे जा सकते हैं? यानी कि मानव जाति हैं, यानी कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हैं, तो उसके प्राचीनतम सदस्यों के जो अवशेष हैं, यहाँ पे अवशेष लिखा हुआ था, तो उसमें वो किस में देखे जा सकते हैं? तो आप देख लीजिए, और इसका सही जवाब है कि अफ्रीका में, क्योंकि माना जाता है कि जो होमो सेपियंस जो जाति थी उसके अवशेष जो है कि दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं, और
मानव जाति की उत्पत्ति जो है माना जाता है कि केन्या के नैरोबी क्षेत्रों में माना जाता है। तो इस तरीके से हम उसके होमो सेपियंस जो हैं, जो आधुनिक मानव हैं, उसके प्राचीनतम और अवशेष को हम अफ्रीका में ढूंढ सकते हैं, यानी कि अफ्रीका में उसमें देखे जा सकते हैं। और नेक्स्ट इसका आखिरी प्रश्न है कि जैव विविधता, यानी कि जैव विविधता क्या उल्लेख करता है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो जैव विविधता किसका उल्लेख करता है। तो ये देखिए, ये किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को और किसी क्षेत्र के संपूर्ण पारिस्थितिकी को, यानी कि जो इकोसिस्टम होता है, और किसी क्षेत्र के संपूर्ण जो जीन्स होते हैं उसको, यानी कि उपरोक्त सभी को ये जैव विविधता का ही मतलब होता है कि जीवों से संबंधित वो विभिन्न विशेषताओं को बतलाता है। तो इस तरीके से ये आज का ये हमारा 10वां सेट था, यानी कि 10वां टेस्ट सीरीज़ था, और इसके बाद से अगला टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड होगा, आप उसे देखते रहें। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया।